हेलो, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। इससे पिछले वीडियो में हमने ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने डिस्कस किए। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के अंतर्गत जितने भी अन्य विभाग होते हैं, अन्य विभाग अध्यक्ष होते हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कोर्ट होती हैं, कमिश्नर से लेकर जो है नायब तहसीलदार तक भी जितने भी कोर्ट होते हैं उन सभी के हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस रथ को, साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत 5 अन्य विभाग होते हैं और उन 5 अन्य विभाग के ही 5 अन्य विभाग अध्यक्ष होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है राजस्व परिषद, सबसे पहला राजस्व परिषद, दूसरा होता है चकबंदी आयुक्त, तीसरा होता है राहत आयुक्त, चौथा होता है निर्देशक भूमि अध्यापति और पांचवा होता है जिला गजेटियर। राजस्व परिषद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपकी मालगुजारी या राजस्व वसूली से संबंधित जो विभाग है वो राजस्व परिषद होता है। चकबंदी आयुक्त की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि गांवों में जो चक होते हैं, अलग अलग एक किसान है उसके अलग अलग खेत हैं, उन खेतों को एक जगह बांध देना ही चकबंदी कहलाता है और उसका जो मुख्य अधिकारी होता है उसको हम चकबंदी आयुक्त बोलते हैं। अगला है जो होता है वो होता है हमारा राहत आयुक्त। राहत आयुक्त की अगर हम बात करते हैं तो राहत आयुक्त जो होता है वो जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, अचानक से तेज बारिश हो गई, आगजनी हो गई, इससे संबंधित जो किसानों को हानि होती है उसके संबंध में जो राहत पहुंचाता है उसको बोलते हैं हम राहत आयुक्त। तो ये हो गया हमारा राहत आयुक्त। चौथा होता है हमारा निर्देशक या भूमि अध्यपति उत्तर प्रदेश। तो जो भूमि अध्यपति होता है इसका काम होता है, जैसे मान लीजिए सरकार को हाईवे बनाना है, तो सरकार को अगर हाईवे बनाना है तो जमीन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हाईवे जमीन पे बना, तो उसके लिए जो जमीन को जो सरकार को मुहैया कराने का जो काम करेगा वो होगा हमारा भूमि अध्यापति। तो जो जमीन उपलब्ध मुहैया कराएगा, अगर मान लीजिए सरकार को कोई काम करना है किसी जमीनी स्तर पर, तो उस काम को कराने के लिए जो जमीनी स्तर पर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जमीन मुहैया कराएगा, वो भूमि अध्यापति जो आयुक्त होता है, जो भूमि अध्यापति अधिकारी होता है, वो इसके अंडर में किया जाएगा। पांचवा होता है जिला गजेटियर। अगर हम जिला गजेटियर की बात करते हैं तो ये जिला और राज्य से संबंधित होता है। ये जिला और राज्य के जितने भी दस्तावेज होते हैं उनको कलेक्ट करता है, उनकी जो भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को, ये सारे जो दस्तावेज होते हैं वो जिला गजेटियर के पास होते हैं। हम बात करने वाले हैं राजस्व परिषद की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व परिषद की। तो राजस्व परिषद जो होता है वो आपका मालगुजारी या राजस्व वसूली से संबंधित होता है। देखिए, मालगुजारी राजस्व वसूली से संबंधित जो न्यायिक कार्य होते हैं उनकी सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद होती है, क्योंकि जितने भी राजस्व वसूली से संबंधित कार्य कराए जाते हैं वो राजस्व परिषद के अंतर्गत ही कराए जाते हैं। इसलिए ये राजस्व वसूली से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था होती है। ठीक है, अगर हम राजस्व परिषद की स्थापना की बात करते हैं तो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में की गई थी इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज। तो जो राजस्व परिषद है, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में कहां की गई थी? प्रयागराज में। राजस्व परिषद सभी राजस्व न्यायालयों की शीर्ष न्यायालय होती है, यानी कि अगर राजस्व वसूली से संबंधित कोई भी मामला है उसके संदर्भ में अगर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा तो वो राजस्व परिषद का होगा। तो अगर आपके माने उत्तर प्रदेश में जितने भी राजस्व न्यायालय हैं, राजस्व परिषद, राजस्व न्यायालय हैं, उनमें शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद का होगा, यानी कि इसका जो निर्णय होगा वो शीर्ष सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो ये क्या हो गई? शीर्ष न्यायालय है। अगर हम इसके सदस्य की बात करते हैं तो इसके सदस्य की जो नियुक्ति करती है वो राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और जो सदस्य होते हैं वो कमिश्नरी लेवल यानी कि कमिश्नरी स्तर के होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके सदस्यों की बात करते हैं तो राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और 7 न्यायिक अधिकारी होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एक अधिकारी,
2 प्रशासनिक अधिकारी और 7 न्यायिक अधिकारी, ये इसके सदस्य होते हैं राजस्व परिषद के। स्वतंत्रता के बाद 1947, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो 1947 यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो राजस्व परिषद के कार्य थे उनको 2 भागों में बांट दिया था। प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए थे और न्यायिक कार्य अलग कर दिए थे। प्रशासनिक कार्य का जो मुख्यालय था वो लखनऊ है और न्यायिक कार्य का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज है। आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक कार्य, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ में जितने भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वो लखनऊ में किए जाते हैं, इसलिए प्रशासनिक कार्य का जो मुख्यालय है वो कहां पर होगा? लखनऊ में। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है? इलाहाबाद में। तो जितने भी न्यायिक कार्य हैं वो कहां पर किए जाते हैं? प्रयागराज में। तो 1947 के बाद प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य को अलग कर दिया गया था, जिसमें प्रशासनिक कार्य का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो लखनऊ में है और न्यायिक कार्य का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है। इनके अगर हम कार्य की बात करते हैं तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत बंदोबस्त का कार्य किया जाता है, यानी कि जितने भी राजस्व वसूली से संबंधित जितने भी कामकाज है उनका सब बंदोबस्त कौन करता है? प्रशासनिक कार्य करता है। दूसरी बात, ये भू अभिलेखों का जो रखरखाव होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लैंड्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, भूमि से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका सबका रखरखाव कौन करता है? प्रशासनिक कार्य। मालगुजारी या राजस्व वसूली से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है। अन्य देय वसूली, अगर कोई वसूली है, देय वसूली है, तो उससे संबंधित जितने भी कार्य किए जाएंगे वो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किए जाएंगे। और अंतिम है भूमि अर्जन। अगर कोई भूमि अर्जन की है सरकार ने, ठीक है, तो उसका भी कार्य जो किया जाएगा वो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया जाएगा। तो बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी यानी कि राजस्व वसूली, अन्य देय वसूली और भूमि अर्जन करना, ये सभी प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। बात करते हैं न्यायिक कार्य की, तो न्यायिक कार्य जो कि जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, इसका कार्य है अपील सुनना। यानी कि अगर कोई जमीन से संबंधित कोई मामला है तो उसका अपील सुनवाई कहाँ होगी? वो न्यायिक कार्य में होगी। अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है, संपत्ति सरकारी संपत्ति है, उस पर अवैध कब्जा किया गया है, या कोई मान लीजिए कोई नगर पंचायत की या ग्राम सभा की कोई जमीन है, उसकी देखरेख करना, ये सब सरकारी संपत्तियों की देखरेख करना, निगरानी करना, वो न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई उस पर अवैध कब्जा ना करे, उसकी निगरानी कौन करता है? वो सब न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। पुनर्विलोकन के अंतर्गत क्या आएगा? मान लीजिए कोई अपील सुनी और उसमें कोई अपील सुनी और उसमें कोई गलत निर्णय लिया गया है, तो उसका पुनरावलोकन भी न्यायिक कार्य के अंतर्गत किया जाएगा। तो प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य के ये कार्य हैं जो इनको मैंने अलग आपको डिस्क्राइब किया है, समझ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो राजस्व परिषद है उसके अनुभाग के बारे में। देखिए, राजस्व परिषद के जो अनुभाग है क्या होता है कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो काम होता है अगर उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकृत, और एक होता है विकेंद्रीकृत। ठीक है, अगर किसी कार्य में पारदर्शिता लानी है और उसको मतलब अच्छे ढंग से कराना है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए, मतलब लोगों में काम को बांट देना चाहिए। इससे काम जल्दी भी होगा और पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ काम किया जाएगा। तो इसी वजह से जो है राजस्व परिषद के कुछ अनुभाग बनाए गए हैं और उन अनुभाग में अधिकारी होते हैं, वो काम करते हैं। तो इन अनुभागों की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक कार्यालय जो है, जो कि कहां पर है प्रशासनिक कार्यालय? लखनऊ में। तो प्रशासनिक लखनऊ का जो प्रशासनिक कार्यालय है उसमें 19 अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। और ये जो 19 अनुभाग हैं ये अपने 19 कामों को, इनके अलग अलग काम हैं, वो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यायिक कार्यालय जो कि इलाहाबाद में है यानी कि प्रयागराज में है, इसमें 2 अनुभाग है जो अपने लेवल पर अपने स्तर के जो काम है उनको करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे काम। ये अनुभाग जो है 19 के 19 अनुभाग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें इनके काम लिखे गए हैं। आपसे केवल यही पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक कार्यालय के अंतर्गत कितने अनुभाग हैं या कितने प्रकोष्ठ हैं, या न्यायिक कार्यालय के अंतर्गत जो है कितने अनुभाग हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है प्रशासनिक कार्यालय कहां पर स्थित है, न्यायिक कार्यालय कहां पर स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनके जो कमिश्नर लेवल जो होते हैं, इनके जो अधिकारी होते हैं उनका कर्म क्या होता है। देखिए, कमिश्नर जो होता है वो मंडल लेवल पर होता है। ठीक है, राज्य होता है, ठीक है, राज्य को मंडल में बांटा जाता है।
ठीक है। तो मंडल में जो बैठता है उसको कमिश्नर बोलते हैं। मंडल के बाद जो है कुछ उपमंडल में इसको विभक्त किया जाता है। उपमंडल में उसमें अपर कमिश्नर बैठता है, ठीक है, अपर कमिश्नर। उपमंडल में इसको विभक्त किया जाता है तो वहां पर अपर कमिश्नर होता है जो कि कमिश्नर के हेल्प करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद जो है जिला स्तर पर, यानी कि जिला स्तर पर जिला अधिकारी होता है, जिला स्तर पर जिला अधिकारी होता है। और जिलों को भी कुछ उपखंडों में विभाजित किया जाता है, उपखंडों में, जिलों को भी कुछ उपखंडों में बांटा जाता है। जो अपर जिला अधिकारी होता है जिसको हम एडीएम बोलते हैं, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद उप जिला अधिकारी होता है जिसको एसडीएम बोलते हैं, जो कि एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसके बाद तहसीलदार होता है, तहसील के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के हेल्प करने के लिए। उसके बाद राजस्व निरीक्षक जो कि कानून को होता है, और उसके बाद लेखपाल, और उसके बाद अमीन। ये इनका इस तरीके से क्रम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राजस्व न्यायालयों की, ठीक है, तो राजस्व न्यायालयों की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर राजस्व न्यायालय की बात करते हैं तो वर्तमान में 2651 राजस्व न्यायालय हैं, ठीक है। राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश में 2651 राजस्व न्यायालय हैं। और जो राजस्व न्यायालय हैं वो आपके कमिश्नर से लेकर राजस्व न्यायालय जो होते हैं कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार तक, ठीक है, ये निम्न स्तर का न्यायालय होता है, या इसको हम सबसे निचला, ठीक है, और ये उच्च स्तर का होता है। तो सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है वो कमिश्नर की होती है। उसके बाद सबसे जो नीचे होती है वो नायब तहसीलदार की जो है कोर्ट होती है। अब देखिए इनकी जो कोर्ट होती है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, या जो कोर्ट होती है कि उधर जज बैठे हैं और यहाँ पर दो जो है मुजरिम खड़े हैं और वकील अपनी बात कह रहा है, ऐसा नहीं होता है। इनकी जो ऑफिस होता है, इनका जो कार्यालय होता है, उसी में ही अपने वहां पर प्रशासनिक कार्य भी करते हैं और वादों का भी निपटारा करते हैं। तो वहीं पर इनकी कोर्ट होती है, वही इनकी कोर्ट होती है, और वही इनका जो है ऑफिस होता है। तो कमिश्नर जो है उच्च स्तर का होता है और नायब तहसीलदार जो है निम्न स्तर का होता है। यानी कि कमिश्नर की भी कोर्ट होती है, अपर कमिश्नर की भी कोर्ट होती है, जिला अधिकारी यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी कोर्ट होती है, अपर जिला अधिकारी एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी कोर्ट होती है, उप जिला अधिकारी एसडीएम की भी कोर्ट होती है, तहसीलदार की भी कोर्ट होती है, तहसीलदार की भी कोर्ट होती है, और ये जो है कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार तक ही कोर्ट होती है। अब बात कर लेते हैं जो राजस्व परिषद है, राजस्व परिषद जो है किन वादों का निपटारा करता है। तो सबसे पहला नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज करना। नामांतरण की अगर हम बात करते हैं तो नामांतरण में ये होता है कि मान लीजिए मेरी जमीन है, मैंने अपनी जमीन बेच दी, किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने अपनी जमीन बेच दी, तो उस जमीन पर जो मेरा मालिकाना हक था, मेरा जो नाम है वो कटकर अब दूसरे के नाम पर हो जाएगा, दूसरे का नाम वहां लिखा जाएगा। इसी को नामांतरण या दाखिल खारिज करना बोलते हैं। दूसरा है जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित जितने भी मुकदमे होते हैं वो सब इसका निपटारा होता है। जैसे मान लीजिए किसी की जमीन है और उस पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है, तो वो जमीन किसकी है उससे संबंधित जो वाद है उनका निपटारा भी कौन करता है, राजस्व परिषद करता है। मेड़बंदी एवं पैमाइश, गांवों में जो खेत होते हैं, चक होते हैं, उनको चकों को बांधना, किसकी कितनी जमीन है उसका, और जमीन किसकी कितनी है उससे संबंधित जितनी भी पैमाइश की जाती है, उन सभी से संबंधित जो निपटारे किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत किए जाते हैं, राजस्व परिषद के अंतर्गत किए जाते हैं। ग्राम सभा की जमीन है, उस पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है या उस पर निगरानी कौन करता है, राजस्व परिषद के अंतर्गत किया जाता है। भूमि की नीलामी से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत किए जाते हैं, वो भी राजस्व परिषद के अंतर्गत ये मामले देखे जाते हैं। तो ये कुछ इसके काम थे। तो हमने आज के सेशन में पढ़ा राजस्व परिषद के कुछ भाग, अनुभाग और उन विभागों के जो है विभाग अध्यक्ष, राजस्व परिषद
जो किससे संबंधित है, मालगुजारी से संबंधित है। इसकी स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई थी। ठीक है। राजस्व परिषद सभी राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। इसका जो निर्णय होता है वो सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमने इसके अध्यक्ष की सदस्यों की बात करी तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक अधिकारी के सदस्य अधिकारी होते हैं और 7 न्यायिक अधिकारी के सदस्य होते हैं। 1947 जब देश आजाद हो गया था, स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक कार्य अलग और न्यायिक कार्य को अलग बांट दिया गया था। ये इसके कार्य थे बंदोबस्त, भू विलेख का रख रखाव, मालगुजारी यानी कि राजस्व वसूली, देय वसूली से संबंधित और भूमि अर्जन से संबंधित जो है प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और न्यायिक कार्य की अगर हम बात करते हैं तो अपीलीय, निगरानी और पुनरावलोकन जो है ये न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये जो है अधिकारियों का एक क्रम दिया गया है। कमिश्नर जो है मंडल लेवल पर होता है और लास्ट में होता है अमीन। अमीन लेखपाल के साथ जब भी चकबंदी, मान लीजिए गांव में चकबंदी, क्योंकि लेखपाल 2 प्रकार के होते हैं, एक चकबंदी होता है, एक राजस्व लेखपाल होता है। तो चकबंदी वाले जो लेखपाल होते हैं उनके साथ अमीन जाते हैं। इनके पास अमीन के पास जरीब होती है जो भूमि की पैमाइश करने में इनकी हेल्प करता है। राजस्व निरीक्षक क्या करता है, जो लेखपाल होता है वो अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को देता है और ये इसको साइन करते हैं। अगर मान लीजिए किसी गांव में राजस्व निरीक्षक जो है देख रेख करने के लिए आता है तो लेखपाल का उनके साथ होना अनिवार्य है। वो क्योंकि इनको बताएं कि इस गांव में ये चीज है, वो उसके नाम खाता है, ये सब जानकारी जो है लेखपाल इनके साथ रहेंगे। ठीक है। तो आज ये हमारा राजस्व विभाग का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अगले नए टॉपिक के साथ शुरू होंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अधिक लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक